क्लोज टू 69 days आर रिमेनिंग फॉर प्रीलिम्स। और इस टाइम पे चाहे जितना भी पैनिक हो रहा है, जितनी भी एंग्जाइटी हो रही है, आपका फोकस होना चाहिए कि आप जो कंटेंट पढ़ चुके हैं उसको ज़्यादा से ज़्यादा बार रिवाइज करें और ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चंस सॉल्व करें। नए कंटेंट की तरफ मत जाएं, जो क्वेश्चंस के द्वारा आप सीख रहे हैं उसी पे फोकस रखिए। क्वेश्चंस फ्रॉम इनिशिएटिव्स लाइक प्रीमिक्स, फ्रॉम फुल लेंथ टेस्ट और इवन PYQs, ये आपका फोकस होना चाहिए, रिविजन एंड सॉल्विंग मोर एंड मोर क्वेश्चंस। लेट्स स्टार्ट विद द प्रीमिक्स। इसमें भी हमने कुछ करंट बेस्ड क्वेश्चंस हैं और कुछ PYQs हैं। ऑल्सो देखिए, एनवायरनमेंट एक बहुत ही इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट है। 18 से 20 सवाल हर साल आते ही आते हैं, कम आने के चांसेस नहीं है, ज़्यादा फिर भी आ सकते हैं। देयर आर ईयर्स जब 24 से 25 सवाल हमें एनवायरनमेंट से देखने को मिले। तो ये सब्जेक्ट आप हल्के में नहीं ले सकते, इस पर आपको अच्छे से मेहनत करनी है। और अगर आपको लगता है आप कहीं लैक कर रहे हैं इस पर्टिकुलर सब्जेक्ट में, सो यू कैन जॉइन एनवायरनमेंट ओनली क्रैश कोर्स ऑल्सो। अगर आपको रिवाइज करना है तो हमारा रैपिड रिविजन कोर्स भी 24 मार्च से शुरू हो रहा है। आप हमारे टोल फ्री नंबर 1800-890-3043 पे कॉल कर सकते हैं टू नो ऑल द डिटेल्स। ओके, so this question has been formulated क्योंकि recently Madhav National Park in Madhya Pradesh has been designated as the 9th tiger reserve in Madhya Pradesh and 58th in the country. So उसी टॉपिक से मिलता जुलता क्वेश्चन है। आपको 3 स्टेट्स दी गई है, महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश एंड कर्नाटका। अब आपको ना इन स्टेट्स को असेंडिंग ऑर्डर बेस्ड ऑन द नंबर ऑफ टाइगर रिजर्व्स में अरेंज करना है। असेंडिंग ऑर्डर का मतलब होता है सबसे कम जिस स्टेट में टाइगर रिजर्व्स हैं वो सबसे पहले आएगी और सबसे ज़्यादा जिसमें है वो लास्ट में आएगी, राइट। सो सबसे ज़्यादा, जैसे मैंने अभी आपको बताया कि मध्य प्रदेश हैज़ द मैक्सिमम नंबर ऑफ टाइगर रिजर्व्स इन द कंट्री। 9 टाइगर रिजर्व्स हैं, इसी वजह से उसे टाइगर स्टेट ऑफ द कंट्री भी कहा जाता है। मध्य प्रदेश हैज़ मैक्सिमम नंबर ऑफ टाइगर्स ऑल्सो आउट ऑफ द complete out of all the tigers in the country. Madhya Pradesh has maximum number of tigers, that is 785. So tiger state of India कहा जाता है। So मध्य प्रदेश आपको obviously लास्ट में आएगा, राइट। अब बात आती है महाराष्ट्र और कर्नाटका के बीच में। सो मध्य प्रदेश में हमने देखा 9 टाइगर रिजर्व्स हैं। अब महाराष्ट्र में 6 हैं और कर्नाटका में 5 हैं। ऑब्वियसली आपको पता होना चाहिए, थोड़ा बहुत तो आपको याद करना ही पड़ेगा। और स्पेशली टाइगर रिजर्व्स के केस में तो यू हैव टू गो एन एक्स्ट्रा माइल बिकॉज टाइगर्स इज़ अ फेवरेट टॉपिक ऑफ UPSC। तो इसका सही आंसर क्या रहेगा फिर हमारे पास? सबसे जो इसमें से सबसे कम कर्नाटका में है, फॉलोड बाय महाराष्ट्र, फॉलोड बाय मध्य प्रदेश। सो द आंसर वुड बी बी। सो जैसे आप देख सकते हैं कर्नाटका में 5 हैं और मध्य प्रदेश में सबसे ज़्यादा 9 है, महाराष्ट्र में 6 हैं। कर्नाटका, तमिलनाडु एंड योर राजस्थान, ऑल ऑफ दीज हैव 5। फिर उसके बाद छत्तीसगढ़ में 4 हैं, असम में 4 हैं। ठीक है, तो इसे आप याद कर सकते हैं। एक बार आप मैप से देखेंगे आपको याद हो जाएगा। देन वॉलेस लाइन, द हिंदू में आर्टिकल आया था, इम्पॉर्टेंट पहले से ही है लेकिन अभी द हिंदू में आर्टिकल आया तो और थोड़ा जगह जगह आपको दिखनी शुरू हो गई होगी। सो 2 स्टेटमेंट्स हैव बीन गिवन विद रिस्पेक्ट टू वॉलेस लाइन और आपको बताना है कौन सी करेक्ट है। वॉलेस लाइन इज अ बायोजियोग्राफिकल बाउंड्री, मतलब एक ऐसी बाउंड्री जो ज्योग्राफी को तो डिवाइड करती ही है, उसके साथ साथ बायोडाइवर्सिटी को भी डिवाइड करती है। सो इट इज़ अ बायोजियोग्राफिकल बाउंड्री, है या नहीं वो आपको बताना है, मैं बस आपको इसका मतलब समझा रही थी। विच सेपरेट्स द इको जोन्स ऑफ एशिया एंड अफ्रीका, अगेन इकोसिस्टम्स रिलेटेड इको जोन्स ऑफ एशिया और अफ्रीका को ही सेपरेट करती है। द डीप ओशन ट्रेंच विच इज़ बिटवीन द आइलैंड्स ऑफ बोर्नियो एंड सुलावेसी, है भी या नहीं वो भी हमें नहीं पता, बट खैर, और बोर्नियो और सुलावेसी के बीच में है, हैज़ एक्टेड एज अ नेचुरल बैरियर फॉर द माइग्रेशन ऑफ स्पीशीज अक्रॉस द वॉलेस लाइन। तो ये 2 स्टेटमेंट्स हैं, आप पॉज भी कर सकते हैं और ट्राई टू सॉल्व दिस क्वेश्चन। सो क्या आंसर है इसका? इसका आंसर है 2 ओनली। ठीक है, नाउ if you look at the Wallace line, this is your Wallace line. So it runs through Indonesia and ये डिवाइड करती है स्पीशीज़ को एशिया और ऑस्ट्रेलिया के बीच में। सो इट इज़ नॉट बिटवीन एशिया एंड अफ्रीका,
तो इस वजह से ये स्टेटमेंट गलत हो जाती है. इट इज़ बिटवीन एशिया एंड ऑस्ट्रेलेशिया या एशिया एंड ऑस्ट्रेलिया. अब जो स्पीशीज़ हैं on the Asiatic side of the Wallace line or on the Australian side of the Wallace line, they are very different. And तो हम इसको एक बायोजियोग्राफिकल बाउंड्री मान सकते हैं that separates the ecozones but एशिया और ऑस्ट्रेलिया के बीच में, राइट. एंड सेकेंड स्टेटमेंट भी करेक्ट है कि बोर्नियो और सुलावेसी के बीच में जो ओशनिक ट्रेंच है उसकी वजह से भी स्पीशीज माइग्रेट नहीं करते and they remain restricted in this respective ecozones, right. अब ये जो लाइन है it was proposed by Alfred Wallace, right. उन्होंने प्रपोज करी थी and it runs through Indonesia passing through islands of Borneo and Sulawesi and Bali and Lombok. अब इसमें ना यही है कि एशियाटिक और जो ऑस्ट्रेलेशियन है उन स्पीशीज़ में बहुत फ़र्क है, डिस्टेंस बहुत कम है, ठीक है. मतलब जो स्पीशीज़ आपको यहाँ पर मिलेंगी और जो स्पीशीज़ यहाँ पर मिलेंगी इनके बीच में डिस्टेंस कितना कम है, लेकिन दे आर वेरी अपार्ट एंड दैट कैन ओनली बी एक्सप्लेन्ड बाय दिस वॉलिस लाइन, राइट. सो दैट इज सो एक डीप ओशनिक ट्रेंच है जिसकी वजह से ऐसा बोला जाता है विच इज एक्चुअली सेपरेटेड दीज टू एरियाज और एक्टेड एज अ नेचुरल बैरियर और प्रिवेंटेड द माइग्रेशन, बट ये लाइन एग्जिस्ट करती है. दैट इज़ द ओनली पॉइंट कि यहाँ पर जो स्पीशीज़ हैं और जो वॉलिस लाइन के इधर और इधर स्पीशीज़ है ना वो बहुत फ़र्क है उनमें. सो देयर हैज़ टू बी एन इमेजिनरी लाइन दैट एग्जिस्ट, सो दैट इज़ वॉलिस लाइन. और जो ओशनिक ट्रेंच है उसने एक तरह से इस वॉलिस लाइन को बनने में हेल्प करी है क्योंकि है तो ये इमेजिनरी ही, बट ये इसलिए एग्जिस्ट करती है या आप इसे इसलिए इमेजिन करते हो कि ये एग्जिस्ट करती है क्योंकि जो एशियाटिक साइड ऑफ द पार्ट है वॉलिस लाइन का और जो ऑस्ट्रेलेशियन साइड ऑफ द पार्ट है वॉलिस लाइन का वहाँ पे स्पीशीज बिल्कुल अलग है. देन रिसेंटली कॉम्प्रिहेंसिव डॉल्फिन सर्वे भी हुआ अक्रॉस इंडिया. सो उसके बेसिस पे ना 3 स्टेटमेंट्स है, अगर आपको करेक्ट बताना है हाउ मेनी ऑफ द अबव स्टेटमेंट्स आर करेक्ट. नाउ दीज आर हाउ, नॉट विच. कौन सी नहीं पूछी है कि 1, 2 या 3 में से कौन सी नहीं पूछी है, कितनी पूछी है कि 1, 2, 3 में से एक ही सही है, 2 सही है या 3 सही है, ये तीनों ही गलत है. कौन सी से फ़र्क नहीं पड़ता. अगर आप मुझे बोलोगे एक सही है तो आपके हिसाब से फर्स्ट सही हो सकती है, मेरे हिसाब से सेकंड सही हो सकती है, बट दैट इज़ नॉट इम्पॉर्टेंट. इफ़ 1 इज़ करेक्ट वी जस्ट हैव टू मार्क इट एज 1. इट कुड बी 1, 2 और 3. तो ये हाउ मेनी ऑफ द अबव को हम ओवरलुक कर देते हैं, मिस कर देते हैं, वो नहीं करना है. द सर्वे रिवील्ड दैट ब्रह्मपुत्र रिवर सिस्टम होस्ट द हाईएस्ट पॉपुलेशन ऑफ गंगा रिवर डॉल्फिन इन इंडिया, ठीक है. गंगा रिवर डॉल्फिन इज प्रेजेंट इन गंगा रिवर एंड ब्रह्मपुत्र रिवर. तो क्या ब्रह्मपुत्र रिवर में सबसे ज़्यादा पॉपुलेशन है गंगा रिवर डॉल्फिन्स की? इट वॉज कंडक्टेड ओनली यूजिंग डायरेक्ट साइटिंग मेथड्स, ठीक है. डायरेक्ट साइटिंग मेथड देखा, मार्क किया सेंसस में, ठीक है. And presence of dolphins was found to be positively correlated with higher dissolved oxygen levels and reduced turbidity in water. कि जहाँ पे डॉल्फिन्स प्रेजेंट हैं वहाँ पे डिजॉल्व्ड ऑक्सीजन भी ज़्यादा है पानी में और टर्बिडिटी भी कम है, और ये दोनों इंडिकेटर्स होते हैं वाटर पोल्यूशन के, क्योंकि वाटर पोल्यूशन अगर ज़्यादा है तो टर्बिडिटी ज़्यादा होती है ना, और वाटर पोल्यूशन अगर ज़्यादा है तो DO कम होता है, डिजॉल्व्ड ऑक्सीजन कम होता है, क्योंकि वाटर पोल्यूटेंट्स को ब्रेक करने के लिए ऑक्सीजन चाहिए डीकम्पोजर्स को. तो अगर पोल्यूशन ज़्यादा होगा, डीकम्पोजर्स ऑक्सीजन भी ज़्यादा यूज़ करेंगे तो डिजॉल्व्ड ऑक्सीजन कम हो जाएगी. सो मोर इज़ द पोल्यूशन, लेस इज़ DO. मोर इज़ द पोल्यूशन, मोर इज़ बायोलॉजिकल ऑक्सीजन डिमांड, क्योंकि डीकम्पोजर्स की ऑक्सीजन की डिमांड बढ़ जाती है क्योंकि ज़्यादा पोल्यूटेंट्स को ब्रेक डाउन करना है. ऑक्सीजन का लेवल कम हो जाएगा लेकिन डिमांड ऑफ ऑक्सीजन बढ़ जाएगी. सो DO वुड बी लेस बट BOD वुड बी हाई इफ वाटर पोल्यूशन इज हाई एंड ऑब्वियसली टर्बिडिटी भी हाई होगी. तो एक तरह से ये कह रहे हैं कि जहाँ पे डॉल्फिन्स है क्या वहाँ पे वाटर पोल्यूशन कम है, ये कहने का भाव है. तो कितनी सही है आपको बतानी है. सो यू कैन मार्क योर आंसर्स. सो द करेक्ट आंसर इज ओनली 1. अब इसमें कौन सा सही है? इसमें सिर्फ थर्ड स्टेटमेंट सही है. क्यों? क्योंकि ना जो डॉल्फिन्स होते हैं ना दे आर एन इंडिकेटर ऑफ क्लीन वाटर इकोसिस्टम्स और क्लीन रिवर इकोसिस्टम्स. जहाँ पे डॉल्फिन्स होती हैं ऑब्वियसली रिवराइन डॉल्फिन्स, वहाँ पे रिवर इकोसिस्टम्स क्लीन होते हैं. इंडिया में ना 2 तरह की रिवर डॉल्फिन्स मिलती हैं.
गेंगेटिक और इंडस। गेंगेटिक आपको गंगा ब्रह्मपुत्र में मिल जाती है, इंडस आपको ब्यास पंजाब में मिलती है। इंडस डॉल्फिन का नंबर सिर्फ 3 है और गेंगेटिक रिवर डॉल्फिन का नंबर 6324 है। ठीक है, तो दोनों ही इंडेंजर्ड हैं। गंगा रिवर डॉल्फिन इज द नेशनल एक्वेटिक एनिमल ऑफ इंडिया, स्टेट एक्वेटिक एनिमल ऑफ असम। इंडस रिवर डॉल्फिन इज स्टेट एक्वेटिक एनिमल ऑफ पंजाब एंड नेशनल एक्वेटिक एनिमल ऑफ पाकिस्तान। दोनों ही इंडेंजर्ड है, दोनों ही शेड्यूल 1 ऑफ वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट ऑफ 1972 में आती है, दोनों ही साइट्स के और CMS के अपेंडिक्स 1 में आते हैं। तो ये इन्फॉर्मेशन है। हाँ, पर पहली स्टेटमेंट क्यों गलत है? क्योंकि गंगा रिवर डॉल्फिन्स का सबसे ज़्यादा नंबर गंगा मेन स्ट्रीम में है, गंगा ट्रिब्यूटरीज में भी नहीं, गंगा मेन स्ट्रीम में। ठीक है, सबसे ज़्यादा डॉल्फिन्स का नंबर गंगा मेन स्ट्रीम में है, फिर गंगा ट्रिब्यूटरीज आती हैं, फिर ब्रह्मपुत्र मेन स्ट्रीम आता है, राइट। और स्टेट वाइज देखें तो यूपी में सबसे ज़्यादा नंबर्स हैं, तो ये आपको याद रखना है। अब डायरेक्ट साइटिंग के साथ साथ ना और भी बहुत सारे इनडायरेक्ट मेथड्स हैव आल्सो बीन यूज्ड, सो दीज 2 स्टेटमेंट्स आर इनकरेक्ट। तो देखो, रिवर वाइज गंगा मेन स्ट्रीम में सबसे ज़्यादा है, फॉलोड बाय गंगा ट्रिब्यूटरीज, फॉलोड बाय ब्रह्मपुत्र मेन स्ट्रीम, फॉलोड बाय ब्रह्मपुत्र ट्रिब्यूटरीज, और ब्यास में सिर्फ 3 है और ये इंडस रिवर डॉल्फिन। और स्टेट वाइज देखें तो यूपी में सबसे ज़्यादा है, फॉलोड बाय बिहार, फॉलोड बाय वेस्ट बंगाल। यूपी और बिहार में ऑलमोस्ट कंपैरेटिव है। ठीक है, सो दिस यू हैव टू रिमेंबर। एंड लाइक आई सेड, डायरेक्ट साइटिंग मेथड्स तो हमने यूज़ किए ही हैं, अकूस्टिक मॉनिटरिंग, हाइड्रोफोन्स को भी यूज़ किया गया है। हैबिटेट डिस्ट्रप्शन दोनों में कम है, हमने उनका हैबिटेट डिस्टर्ब नहीं किया, लेकिन इनडायरेक्ट मेथड्स हैव आल्सो बीन यूज्ड, अकूस्टिक मॉनिटरिंग। लाइक आई सेड कि अभी कल ही आई हैव कंडक्टेड दिस मैराथन, जिसमें 2011 से 2024 तक के सारे PYQs हमने डिस्कस किए हैं, एंड ऑल ऑफ देम हैव बीन इन लाइन विद द की ऑफ UPSC। आप डिफरेंट सोर्सेज पे जाओगे ना, आपको डिफरेंट आंसर्स मिलेंगे। यहाँ पर हमने बहुत कोशिश करी है कि एक्यूरेटली इन लाइन विद UPSC हम आपको आंसर की प्रोवाइड करें, एंड देयर आर लिंकेजेस। जैसे ये क्वेश्चन है, मैंने यहीं से लिया है, क्वेश्चन है, PYQ है, बायोमास गैसिफिकेशन इज कंसिडर्ड टू बी वन ऑफ द सस्टेनेबल सॉल्यूशंस टू द पावर क्राइसिस इन इंडिया। इन दिस कॉन्टेक्स्ट विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स इज आर करेक्ट? Coconut shells, groundnut shells and rice husks can be used in biomass gasification. Combustible gases generated consist of hydrogen and carbon dioxide only. The combustible gases generated from biomass gasification can be used for direct heat generation but not in internal combustion engines. ये 3 statements हैं, आप मार्क कर सकते हैं। अब देखो, बायोमास गैसिफिकेशन क्या होता है? गैसिफिकेशन एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें ना हम ऑर्गेनिक मैटर, अब ये ना बायोमास से हो सकता है या ये फॉसिल फ्यूल्स का भी हो सकता है। अब बायोमास में भी ये वर्जिन बायोमास जिसे हम कहते हैं, है ना, जैसे यहाँ पे कोकोनट शेल्स, ग्राउंडनट शेल्स को हम वर्जिन भी कह सकते हैं, या फिर वेस्ट जैसे म्यूनिसिपल सॉलिड वेस्ट, या जो आपकी बिल्कुल ही डिस्कार्डेड वेस्ट बायोमास है। तो ऑर्गेनिक मैटर को जब हम हाई टेम्परेचर पे हीट करते हैं, लिमिटेड प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन में, लिमिटेड प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन में, तो उससे कहते हैं गैसिफिकेशन। तो आपके पास बायोमास गैसिफिकेशन हो सकती है, आपके पास कोल गैसिफिकेशन हो सकती है ना। लाइक आई सेड, ये सब इनका गैसिफिकेशन आप करते हो। तो हाई टेम्परेचर, लिमिटेड प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन में जब आप जिस बायोमास को हीट करते हो तो उसे गैसिफिकेशन कहा जाता है, और उसमें बनता क्या है? सिन गैस, जिसको सिन गैस, सिंथेसिस गैस, प्रोडक्ट गैस, जो ना फीड स्टॉक, रॉ मटेरियल यूज़ होता है डिफरेंट चीज़ों को बनाने के लिए। आप इसे मेथनॉल बना सकते हो, आप इसे ग्रीन हाइड्रोजन बना सकते हो, और सिन गैस क्या है? CO+H2। और भी चीज़ें प्रोड्यूस होती है, बट मेजरली CO+H2 होता है। अब देखो, ये लिमिटेड प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन में हुआ है, अगर ये कंप्लीट प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन या कंप्लीट कंबशन होता तो CO2+H2O बनता, बट क्योंकि यहाँ पे लिमिटेड में हुआ है तो इसे CO, एक ऑक्सीजन, दोनों से आप कम कर सकते हो, सो सिन गैस इज प्रोड्यूस्ड। अब सॉल्व करते हैं इस क्वेश्चन को। तो ऑब्वियसली बायोमास गैसिफिकेशन में आप इन्हें यूज़ कर सकते हो, दिस इज करेक्ट। सेकेंड, कंबस्टिबल गैसेस जो जनरेट होती हैं, हाइड्रोजन भी जनरेट होती है और मेजरली CO जनरेट होती है, जैसे हम सिन गैस कहते हैं। CO2 भी ना जनरेट होती है, बट बहुत ही लिमिटेड अमाउंट्स में होती है। अब यहाँ पर बोला है कि H2 और CO2 जनरेट होते हैं ओनली, तो एक तो ओनली प्रॉब्लमैटिक है,
तो इसलिए ये स्टेटमेंट गलत हो जाती है। अगर यहाँ पे H2 + CO ओनली लिखा होता ना वो भी गलत होता। मेजॉरिटी तो देखो सिनगैस ही प्रोड्यूस होता है, लेकिन छोटी मोटी बाकी चीज़ें भी प्रोड्यूस होंगी, राइट। अब ये जो कंबस्टिबल गैसेस हैं, लेट्स से H2 + CO, नो दे कैन बी यूज्ड इन डायरेक्ट हीट जनरेशन, बिल्कुल कर सकते हैं आप, उससे हीट जनरेशन में यूज़ कर सकते हैं। एंड दे कैन ऑल्सो बी यूज्ड इन ICE, इंटरनल कंबशन इंजन्स, वहाँ पे भी हम यूज़ कर सकते हैं। तो इसलिए ये स्टेटमेंट भी गलत हो जाती है। तो हमारा आंसर क्या आ जाता है? 1 ओनली। सिमिलरली ये भी PYQ है। अब क्वेश्चन आप देखो, इसमें है कि आपको ये 4 ऑप्शंस दी गई हैं, आपको बताना है पायरोलिसिस और प्लाज्मा गैसिफिकेशन क्या है। अब देखो गैसिफिकेशन वही है जो हमने प्रीवियसली किया। अब गैसिफिकेशन, अगर वेस्ट हम यूज़ कर रहे हैं, वहाँ पे वेस्ट बायोमास यूज़ कर रहे हैं, तो हम वेस्ट को एनर्जी में कन्वर्ट करें, वेस्ट को हम सिनगैस में कन्वर्ट करें, तो वेस्ट टू एनर्जी कह लो इसको, वेस्ट टू वेल्थ कह लो, कचरे से कंचन, कुछ भी कह सकते हो। तो प्लाज्मा गैसिफिकेशन से ही हमारा आंसर आ गया कि द आंसर इज डी। अब पायरोलिसिस क्या होता है? पायरोलिसिस में भी जो ऑर्गेनिक मैटर है ना, अब प्लाज्मा गैसिफिकेशन में हम हाई टेम्परेचर पे हीट कर रहे हैं लिमिटेड प्रेजेंस में ऑफ ऑक्सीजन। इन दिस वी आर हीटिंग इन एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन, इन द एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन। पायरोलिसिस, पायरो होता है हीट, लाइसिस मतलब टूटना। जब आप ऑक्सीजन की एब्सेंस में हीट करते हो ना ऑर्गेनिक मैटर को हाई टेम्परेचर पे, तो वो उसका लाइसिस हो जाता है और हमें मिलता है बायोचार, जिसके बहुत सारे यूजेस हैं। इसको आप सॉइल में डाल सकते हो, वाटर रिटेंशन कैपेसिटी बढ़ेगा, नाइट्रोजन फिक्सिंग बैक्टीरिया बढ़ेंगे, वेटलैंड्स में ये मीथेन के जो इमिशंस हैं उन्हें कम करता है। तो बायोचार इंपॉर्टेंट है। बायो ऑयल कैन बी यूज्ड इन इलेक्ट्रिसिटी जनरेशन एंड सिन गैस इज ऑल्सो रिलीज्ड। तो सॉलिड, लिक्विड और गैस तीनों रिलीज होते हैं पायरोलिसिस में। अब आप बोलोगे सिन गैस, आपने तो बोला था एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन। अब ऑर्गेनिक मैटर का आप हीट कर रहे हो, ऑर्गेनिक मैटर क्या होता है जिसमें CHO तो हो, तो इसका ऑक्सीजन सिन गैस भी बनाता है। और ये ना हम यूज़ भी करते हैं, इसको ना ट्राई जनरेशन भी कहा जाता है, कि एक रॉ मटेरियल से हम 3 चीज़ों को जनरेट कर रहे हैं। इसको बायोट्रिक भी कहा जाता है, जो रूरल एरियाज में बहुत ज़्यादा यूज़ होता है। सो दीज बोथ आर वेस्ट टू एनर्जी टेक्नोलॉजीज। अब इसी तरह से ना हमने इलेबोरेटली 8 घंटे में सारे PYQs को डिस्कस किया है, तो आप ज़रूर उसका हिस्सा बनिएगा। लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। ऑल्सो अपना स्कोर मुझे प्लीज़ कमेंट्स में बताइए। एंड अगर आप कंप्लीट क्रैश कोर्स ज्वाइन करना चाहते हैं तो आप वो भी ज्वाइन कर सकते हैं। एंड अगर आप हमारी प्रीलिम्स की टेस्ट सीरीज़ ज्वाइन करना चाहते हैं तो आप वो भी ज्वाइन कर सकते हैं, राइट। सो दैट वाज ऑल फ्रॉम माय एंड, थैंक यू सो मच।